हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जिसमें है आज हमारा लेक्चर नंबर 6 और उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। लॉन्ग आंसर्स हम देखने वाले हैं यहाँ पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन द ऑथर ने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय एल्टन मायो। देखिए, बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स होते हैं जो अपनी थियोरीज देते हैं या प्रिंसिपल्स देते हैं बेस्ड ऑन उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए या बिजनेस की प्रोसीजर्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया, अंडरस्टैंड किया। उसके बेस पे क्या होता है, वो लोग हमें कुछ थियोरीज या प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे मैनेजमेंट थिंकर्स काफ़ी सारे हैं। अब यहाँ पे आज हमें पढ़ना है एल्टन मायो के बारे में कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जिसके बेस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए। अब कैसा होता है कि जब एम्प्लॉयज़ की हम बात करें, एम्प्लॉयज़ जब बिज़नेस में काम कर रहा है, फर्म में काम कर रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो उसके प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर वो फैक्टर्स अच्छे हैं तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, नहीं तो कम हो जाती है। जैसे हम बेसिक नीड्स की बात करें, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड्स होती है। या फिर सेफ्टी फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर सोशल फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय है, उसका फैमिली रिलेशंस होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड ग्रुप रहता है। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें होती है जो एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। तो अब एल्टन मायो ने क्या किया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ये जो फैक्टर्स होते हैं उसे चेंज किया। एन एम्प्लॉयज़ के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि फैक्टर्स चेंज करने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ती है या कम होती है, वो चेक करने के लिए। अब उन्होंने 4 तरह के एक्सपेरिमेंट किए। चलिए हम एक एक एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। The human relations movement began with the Hawthorne experiments, which were conducted at Western Electrical Works। कहाँ पे किया गया ये एक्सपेरिमेंट? तो वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल वर्क्स इन यूएसए बिटवीन 1924 एंड 1932। इस ड्यूरेशन में इस एक्सपेरिमेंट्स को किए गए यूएसए में। द हॉथॉर्ने एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड इन 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में एक्सपेरिमेंट्स को डिवाइड किया गया। सबसे फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, पार्ट 1 इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स 1924 से लेकर 27 के बीच में किया गया। अब ये इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, लाइटिंग इफेक्ट जो रहती है, वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ जब काम करते हैं तो वर्किंग कंडीशन जो रहती है, तो वहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट को चेंज किया गया एंड फिर स्टडी किया गया उनके प्रोडक्टिविटी लेवल को। देखते चलिए, फ्रॉम 1924 to 1927 the National Research Council made a study in collaboration with Western Electric to determine the effect of different levels of illumination on productivity। प्रोडक्टिविटी पे क्या क्या इफ़ेक्ट आता है इल्यूमिनेशन का, वो चेक किया गया। द लाइटिंग कंडीशंस फॉर द टेस्ट ग्रुप ऑफ वर्कर्स वर वेरिड while it was kept constant for the कंट्रोल ग्रुप। देखिए, 2 ग्रुप बनाए गए, 2 थे, एक टेस्ट ग्रुप था, एक कंट्रोल ग्रुप था। ठीक है, अब टेस्ट ग्रुप के लिए क्या किया गया, जो लाइटिंग इफेक्ट थी उसे चेंज किया गया, जबकि कंट्रोल ग्रुप के लिए लाइटिंग इफेक्ट को कांस्टेंट रखा गया। नाउ द रिसर्चर्स फाउंड दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टेस्ट ग्रुप इम्प्रूव्ड विथ एन इम्प्रूवमेंट इन लाइटिंग कंडीशंस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो क्या हुई, जैसे जैसे लाइटिंग कंडीशंस अच्छी हुई, टेस्ट ग्रुप की बात है, लाइटिंग कंडीशन जैसे जैसे अच्छी हुई, इम्प्रूवमेंट आता गया, वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ता गया। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, सरप्राइजिंगली इट ऑल्सो इम्प्रूव्ड व्हेन द लाइटिंग कंडीशंस वेर वर्सन्ड। देखिए, लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं रही, ठीक है, ख़राब की गई, तभी भी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ रहा था। दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ा। नाउ टू कॉम्प्लिकेट फर्दर, द प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्रोल ग्रुप ऑल्सो
rose even when there were no changes in the lighting conditions. The researcher concluded that something besides lighting was influencing the workers' performance. दो ग्रुप की बात की, एक टेस्ट ग्रुप था, एक कंट्रोल ग्रुप था. कंट्रोल ग्रुप का तो क्या हुआ, लाइटिंग इफेक्ट कांस्टेंट थी, कुछ चेंज किया ही नहीं, फिर भी उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ रहा था. जबकि टेस्ट ग्रुप की बात करें तो वर्किंग कंडीशन, लाइटिंग कंडीशन को क्या किया गया, अच्छा किया गया, इम्प्रूवमेंट किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ी. एंड दूसरा क्या किया, लाइटिंग इफेक्ट को कम किया, खराब किया, तो भी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ी. मतलब इसका कंक्लूजन क्या आया कि लाइटिंग इफेक्ट एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट नहीं कर रही है. बराबर, अगर लाइटिंग इफेक्ट अफेक्ट करती तो प्रोडक्टिविटी लेवल भी चेंज होता, लेकिन वैसा इस केस में कुछ भी हुआ नहीं. मतलब वर्किंग कंडीशन ने ज़्यादा कुछ लाइटिंग इफेक्ट ने ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं किया एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी लेवल को या परफॉर्मेंस को, वी कैन से. ये रहा हमारा पार्ट 1 एक्सपेरिमेंट का. सेकेंड वन इज रिले असेंबली टेस्ट. रिले को हम कह सकते हैं ग्रुप. अब इस टेस्ट का नाम था रूम एक्सपेरिमेंट, भी नाम दिया गया इसे. ये किया गया बिटवीन 1927 to 29. In this experiment, Elton Mayo and his associates were involved in this experiment. Two groups of 6 females telephone relay assemblers, each were placed in separate room and a number of variables were altered. ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया, 6 फीमेल का 2 ग्रुप बनाए गए, 2 ग्रुप में 6 फीमेल्स. बराबर, दोनों को अलग अलग रूम में रखा गया, दोनों ग्रुप को. अब यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या था, खाली लाइटिंग इफेक्ट को चेंज किया गया था. अब यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स भी चेंज किए गए. कौन कौन से थे, वेजेस वेर इंक्रीज्ड, वेजेस इंक्रीज कर दिया. रेस्ट पीरियड ऑफ वेरिंग लेंथ वर इंट्रोड्यूस्ड. रेस्ट पीरियड, जो एम्प्लॉयज़ बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, वो पीरियड भी चेंज किया गया. द वर्क डे एंड वर्क वीक वर शॉर्टन. देखिए, वर्क डे जो रहता है एंड वर्क वीक दोनों को ही कम कर दिया. ये सारी फैक्टर्स को चेंज किया गया. नाउ द रिसर्चर्स हु नाउ एक्टेड एज सुपरवाइजर्स also allowed the group to choose their own rest periods and to have say in other suggested changes and to have a say in other suggested changes. देखिए, काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए गए एम्प्लॉय को. वेजेस बढ़ा दिए, वर्क डे वर्क वीक को शॉर्ट कर दिया, उनको खुद के रेस्ट पीरियड चूज़ करने दिए. मतलब वो लोग जो ब्रेक ले सकते हैं उनको खुद को ही सिलेक्शन करने दिया. दूसरा क्या किया, रेस्ट पीरियड को चेंज किया, लेंथ बढ़ा दी. आधे घंटे ब्रेक ले रहे थे तो थोड़ा ज़्यादा कर दिया होगा, एग्जाम्पल है. रेस्ट पीरियड को लेंथ बढ़ा दी. ठीक है, ये सारे ही बेनिफिट्स उन्हें दे दिए गए. दूसरा क्या दिया कि वो लोग खुद के सजेशंस भी दे सकते हैं. एम्प्लॉय को काम कर रहे हैं, कुछ सजेशन देना है मैनेजर को, तो वो भी दे सकते हैं. ठीक है, ये सारे ही फैक्टर्स को चेंज किया गया. Now productivity and morale of the group increased consistently during the period of experiment. क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी एम्प्लॉय की एंड मोरल ऑफ द ग्रुप इंक्रीज्ड. देखिए, काम भी अच्छा करने लगे, मोटिवेशन के साथ करने लगे, वो भी कंसिस्टेंटली. ऐसा नहीं एक दिन अच्छा काम किया दूसरे दिन नहीं किया, नहीं, कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ. द रिसर्चर्स हु ऑब्जर्व दैट even when the improvement in physical working conditions were withdrawn, the productivity and morale of the group were maintained. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि वर्किंग कंडीशंस की जो हम बात करें वो विड्रॉन कर दी हमने, जो बेनिफिट मिल रहे थे उन्हें वो विड्रॉ कर ली, तो भी प्रोडक्टिविटी लेवल उनका अच्छा रहा. द रिसर्चर्स कंक्लूडेड दैट सोशियो psychological factors such as small informal groups, non-directive supervision, participation in work matters, etc. were responsible for improvement. देखिए, वर्किंग कंडीशन के जो बेनिफिट थे उन्होंने हटा दिए, तो भी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ा. अब क्यों बढ़ा, एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया था सजेशंस देने के लिए, तो उनके सजेशंस कंसीडर किए जा रहे थे, प्लस वो ग्रुप में काम कर रहे थे.
इनफॉर्मल ग्रुप भी क्रिएट हुए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों ने प्रोडक्टिविटी लेवल एंड मोरल बढ़ा दिया एम्प्लॉयज़ का या ग्रुप का वीकेंड से, तो वो चीज़ वहाँ पे काम कर गई। अदर फैक्टर्स उसको प्रोडक्टिविटी को उसको अफेक्ट नहीं हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट इज, अब थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम बिटवीन 1928 टू 31, सीधा इंटरव्यू ही किया गया एम्प्लॉयज़ को कि चलो डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछते, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, सीधा उनसे क्वेश्चन जाके पूछेंगे। तो अब यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, देखिए बहुत सारे लोगों को, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वेर इंटरव्यूड टू फाइंड आउट रीजंस फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के लिए वर्कर्स से सीधा क्वेश्चन ही पूछा गया। दिस प्रोग्राम इंडिकेटेड दैट productivity could be increased if people are allowed to talk freely about matters that are of importance to them। अब ये जो इंटरव्यू किया गया बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का या वर्कर्स का, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए क्वेश्चन किए गए, तो उन्होंने क्या बताया कि अगर एम्प्लॉय को फ्रीली बात करने मिले, उसके मैनेजर से या उसके कोवर्कर्स से फ्रीली बात करने मिले ऐसे मैटर्स पे जो उससे रिलेट करते हैं, रेम्यूनरेशन रिलेट करता है, वो जो काम कर रहा है वो उससे रिलेट कर रहा है, वो जिस पोजीशन पे है वो उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो उससे रिलेट करती है, उस मैटर पे अगर उसे फ्रीली बात करने मिले तो उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाती है, ऐसा वर्कर्स ने बताया जब मास इंटरव्यूइंग हुआ तब। चलिए, तो ये रहा थर्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ना फोर्थ पार्ट, अभी जो फोर्थ हुआ एक्सपेरिमेंट वो हुआ बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन। रूम एक्सपेरिमेंट हुआ फिर से। अब यहाँ पे क्या किया गया, इन 1932 में हुआ। इन दिस एक्सपेरिमेंट अ ग्रुप ऑफ 14 मेल एम्प्लॉयज इन द बैंक वायरिंग रूम were placed under observation for 6 months। देखिए 14 मेल एम्प्लॉयज़ थे जो बैंक वायरिंग रूम में काम कर रहे थे, उन्हें 6 महीने तक ऑब्जर्व किया गया। अ वर्कर्स पे वॉज मेड डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या की गई कि ये जो वर्कर्स है 14 मेल एम्प्लॉयज़, उनका जो पे, मतलब उन्हें जो वेजेस या सैलरीज या रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो किस पे डिपेंड किया गया, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर। एज अ ग्रुप ये 14 लोग एज अ ग्रुप, इंडिविजुअली नहीं, एज अ ग्रुप परफॉर्मेंस उनका कैसा है उसके बेस पे उनकी सैलरी, रेम्यूनरेशन या वेजेस डिसाइड किया जाएगा, उसके बेस पे डिपेंड करेगा, ऐसा कहा गया। नाउ द रिसर्चर्स एक्सपेक्टेड दैट मोर एफिशिएंट वर्कर would put pressure on less efficient worker। देखिए रिसर्चर्स ने क्या सोचा था कि हमें एज अ ग्रुप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि ये 14 लोगों में से जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, मोर एफिशिएंट है, वो लोग प्रेशर करेंगे जो पर्सन लेस एफिशिएंट है उसके ऊपर, लेस एफिशिएंट वर्कर के ऊपर प्रेशर करेंगे कि तू भी अच्छा काम कर, ताकि एज अ ग्रुप हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे एंड हमारा पे जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, ज़्यादा पे हमें मिले। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में, हावेवर इट वॉज फाउंड दैट द ग्रुप एस्टैब्लिश्ड इट्स ओन स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट एंड सोशल प्रेशर वॉज यूज्ड टू अचीव द स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट। लेकिन हुआ क्या, ये जो ग्रुप था उसने खुद के ही कुछ स्टैंडर्ड सेट किए, स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट सेट किया कि उन्हें किस लेवल का आउटपुट अचीव करना है। और ये आउटपुट जो डिसाइड किया गया था वो किस चीज़ से अफेक्ट हुआ था, सोशल प्रेशर। सोशल मतलब जो फैमिली रहता है, फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है, सोशल जो रिलेशंस होते हैं इंसान के, तो उन चीज़ों ने अफेक्ट किया स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट को। किसका स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट,
ये जो 14 लोग काम कर रहे थे एज अ ग्रुप, उनके आउटपुट को अफेक्ट किया। ठीक है, तो जैसा रिसर्चर्स ने सोचा था वैसा नहीं हुआ और अलग ही हो गया। चलिए, तो ये जो 4 एक्सपेरिमेंट्स हुए उसके बेस पे हम स्टडी करते हैं कंक्लूजन्स को। क्या कंक्लूजन्स आए? सबसे फर्स्ट, द सोशल एंड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड नॉट जस्ट मॉनिटरी इंसेंटिव्स एंड physical working conditions are responsible for workers productivity and job satisfaction। देखिए, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे हैं, खाली मॉनिटरी फैक्टर्स या वर्किंग कंडीशंस अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, खाली हमने पैसे अच्छे दे रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा तो इंसान अच्छा काम करते जाएगा, वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी दे दी, बहुत अच्छा बोलते हैं ना कि आजू बाजू इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया, म्यूज़िक लगा दिया, बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए वर्किंग कंडीशंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ती जाएगी। उनको सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आया फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड इज इनफॉर्मल एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस अमॉन्ग वर्कर्स। देखिए, इनफॉर्मल एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस अमॉन्ग वर्कर्स इन्फ्लुएंस द वर्कर्स बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस मोर देन द फॉर्मल रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कंक्लूजन आया बेस्ड ऑन जो हमने वो फीमेल वाला एक्सपेरिमेंट देखा कि 6 फीमेल का ग्रुप बनाया गया था, उसके बेस पे कि वहाँ पे जो इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट किए गए थे एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस जो बनते हैं उसकी वजह से भी आउटपुट वर्कर का इंक्रीज होता है, प्रोडक्टिविटी लेवल उसकी बढ़ती है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन आया सेकेंड। थर्ड इज एम्प्लॉयज़ वुड परफॉर्म better when they are given freedom to participate in decision making affecting their interest। देखिए, ये आया बेस्ड ऑन जो एम्प्लॉयज़ के डायरेक्ट इंटरव्यू हुए थे, मास इंटरव्यू वाला एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि एम्प्लॉय को जब फ्रीडम दी जाती है कि तुम बोल सकते हो, तुम सजेशंस दे सकते हो जो चीज़ें तुम्हें अफेक्ट कर रही है उसके ऊपर। मान लो कोई एम्प्लॉय है, कोई मशीनरी यूज़ करके काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर उससे प्रॉब्लम है तो वो फ्रीली उसके बारे में अगर बता सके तो वो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है, वो और अच्छे से काम कर सकता है। तो ये चीज़, ये थर्ड पॉइंट यही बताता है, एम्प्लॉयज़ वुड परफॉर्म बेटर व्हेन दे आर गिवन फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। जिस मैटर से एम्प्लॉय रिलेट करता है उस मैटर पे वो सजेशन दे सकता है फ्रीली अगर, तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। नाउ फोर्थ कंक्लूजन इज एम्प्लॉयज वुड ऑल्सो वर्क मोर एफिशिएंटली व्हेन दे बिलीव दैट मैनेजमेंट इज कंसर्न ऑफ एम्प्लॉयज वेलफेयर। देखिए, जब भी एम्प्लॉय को ऐसा लगेगा कि कंपनी हमारे बारे में सोच रही है, हमारे वेलफेयर के बारे में सोच रही है, हमें अच्छे इंसेंटिव्स दे रही है, बेनिफिट्स दे रही है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी दे रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब एम्प्लॉय को फील होगा कि हमारी कंपनी हमारे लिए कर रही है, हमारे बारे में सोच रही है, तब एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी लेवल अपने आप बढ़ता है। एम्प्लॉय को ऐसे लगता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो ऑफकोर्स हमें भी ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को अच्छे से प्रोडक्टिव आउटपुट देना चाहिए, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है अगर एम्प्लॉय फील करे कि उसे उसके वेलफेयर के लिए कंपनी कुछ कर रही है तब। नाउ फिफ्थ कंक्लूजन इज व्हेन एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी देयर परफॉर्मेंस टेंड टू इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। देखिए, एक बिजनेस है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं किया जाता है, एंड दूसरा है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देकर बात की जाती है, उनसे काम करवाया जाता है। तो ऑफकोर्स जहाँ पे एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट दी जाती है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा है, पैसे मैटर नहीं करते, दोनों ही चीज़ में तुम बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हो तो भी अगर एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, डिग्निटी नहीं मिल रही है,
तो वो एम्प्लॉय वहाँ से छोड़ के जाना ही पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि मेंटली वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसे ऐसे लगेगा यार पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो मुझे यहाँ काम नहीं करना है, ठीक है। एंड उनका प्रोडक्टिविटी लेवल भी कम हो जाता है। तो अगर एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट दी जाए तो उसका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन superior and subordinate can improve the relations and overall productivity of the subordinate। देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसके बीच में बताया है? सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। अब सुपीरियर जो बिजनेस में होते हैं अलग अलग लेवल पे होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उनके नीचे सबॉर्डिनेट काम करते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अब ये सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में एवरीडे बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं। सुपीरियर्स क्या करते हैं? ऑर्डर्स देते हैं सबॉर्डिनेट को, एंड सबॉर्डिनेट्स क्या करते हैं? काम करते हैं इफेक्टिवली एज पर ऑर्डर। अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो होने ही वाला है, विदाउट कम्युनिकेशन तो काम होगा नहीं। लेकिन ये कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? इफ़ेक्टिव होना चाहिए। सुपीरियर ने भी क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय मोटिवेट हो वैसा कम्युनिकेशन करना चाहिए। एंड सबॉर्डिनेट ने भी क्या करना है? फ्रीली कम्युनिकेट करना है, खुद के सजेशंस भी वो दे सकते हैं। तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो वो सबॉर्डिनेट की या एम्प्लॉय की या हम कहें वर्कर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये 6 कंक्लूजन्स आए एल्टन मायर ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बेस पे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।